हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की सेशन में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री यानी इतिहास से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं जो कि जेपीएससी जेएसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं वे सभी प्रश्न को देखेंगे। और आप सभी जानते हैं कि जेपीएससी के पीटी में 10 प्रश्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं जिसमें मीडिवल, एनिशिएंट और मॉडर्न मिला के रहते हैं। तो आई होप सेशन अच्छा लगेगा, तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर प्रश्न है प्रागैतिहासिक काल से प्राचीन काल के इतिहास में देखेंगे। पहला नंबर प्रश्न पूछा गया है जेपीएससी असिस्टेंट्स में कि मानव उपयोग में लाई गई वस्तु धातु कौन सी थी। तो आप सभी जानते हैं मानव उपयोग में लाई गई जो पहली धातु है ना वो तांबा है। तो इसका बिल्कुल ए प्रश्न, पहला प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत में ताम्र युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी जो कि राजस्थान देखने को मिलेगा आपको, पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम महाराष्ट्र में पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की जो आहाड़ और निगुल में तांबे की साक्ष्य मिले हैं। आहाड़ का जो प्राचीन नाम ताम्रवर्ती है उसे निगुंद है ना, निगुंद से तांबे के टुकड़े मिले हैं। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, राइट आंसर है ए यानी तांबे। तो याद रखेंगे मानव उपयोग में लाई गई पहली जो धातु है वह है आपको तांबा। दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया था कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वो आपको दिखने को मिलेगा हड़प्पा संस्कृति से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। ये जेपीएससी में प्रश्न पूछा हुआ है। चांदी के जो प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। एनसीईआरटी प्राचीन भारत में जो इसके अनुसार बताया गया कि हड़प्पाई जो स्वर्णकाल चांदी, सोने और रत्न के आभूषण बनाते थे। यद्यपि ये चांदी का आयात अफगानिस्तान से करते थे। ये स्रोत जो आपको दिखाया गया है वह आपको भारत का इतिहास एवं संस्कृति जो है केसी श्रीवास्तव के द्वारा बताया गया है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति। दैट मीन्स भारत में जो चांदी की उपलब्धता को जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किससे संबंधित और व्यापारिक करती थी। तो व्यापार जो करती थी वो आपको करती थी पर्सिया, मिस्र और साथ ही साथ मेसोपोटामिया। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना। तो देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो संबंध है ना व्यापार के साथ साथ फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र से था। सिंधु सभ्यता का इन देशों में व्यापार संबंध काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कुशल था, है ना। और भारत चांदी व टीन का आयात ईरान से करता था। और साथ ही साथ शोरगुन जो कि यूगिन और सुमेरियन लेख से यह ज्ञात होता है, यह प्रतीत होता है कि अ, मेलू और दिलमन तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे, है ना। मेलुहा की पहचान सिंध से था तथा दिलगुन जो है ना, दिलमुन की जो बहरीन से था। और मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल के प्रांत ममी से आकृति से चलता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किसमें संबंधित और व्यापार करती थी। तो वह तो आपका पर्सिया, मेसोपोटामिया और साथ ही साथ मिस्र। ओवरऑल ऑप्शन नंबर राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी, है ना। तो इनमें से सभी जो डी है आप देख रहे होंगे इसका आंसर ऑलरेडी इसमें दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न है हड़प्पा में, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। तो भारत में हड़प्पा जो बृहद स्थल है वो राखीगढ़ है। भारत में हड़प्पा का जो बृहद स्थल है वो राखीगढ़ है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और ये जो सभ्यता है ना सैंधव सभ्यता प्राप्त जो परिपक्व और अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संख्या दी गई है। जैसे में पहला में आपको देखने को मिलेगा मोहनजोदड़ो 1 हो गया, हड़प्पा 2 हो गया, लोथल 3 हो गया, धोलावीरा 4 हो गया, राखीगढ़ 5 हो गया और कालीबंगा 6 हो गया, है ना। तो मोहनजोदड़ो 1 हो गया, हड़प्पा 2 हो गया, 3 हो गया लोथल, 4 हो गया आपको धोलावीरा, 5 राखीगढ़, 6 कालीबंगा। तो 6 को जो है ना केवल आपको बड़े नगरों की संज्ञा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको राखीगढ़। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 में देखिए क्या पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। पुराणों की संख्या कितनी है, ये भी आपको जेपीएससी असिस्टेंट्स में पूछा गया था 2012 में। तो आप सभी जानते हैं जो है ना पुराणों की जो संख्या है नंबर है वो 18 है। तो आप याद रखेंगे भारत में ऐतिहासिक कथाओं का सबसे जो अच्छा और क्रमबद्ध विवरण मिलता है वो पुराणों में ही मिलता है। आप सभी जानते हैं पुराणों की जो रचयिता है वह लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र जो अग्रश्रेवा माने जाते हैं। अधिकांश पुराणों की रचना जो है ना 3री-4थी शताब्दी में ही की गई थी। अमर अमरकोश में पुराणों की जो 5 विषय बताए गए हैं, जैसे सर्ग हुआ पहला, दूसरा प्रतिसर्ग, तीसरा वंश, चौथा मनवंतरण और चौथा 5वां है आपका वंशानुचित।
18 18 पुराणों में केवल 5 में है जो है ना मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भगवत ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो ओवरऑल याद रखिएगा, आप सभी जानते हैं इस प्रश्न को पहले से भी, कि जो आपको पुराणों की संख्या वो 18 है, ठीक है ना। देखिए धर्मशास्त्र के अंतर्गत आते हैं, तो धर्मशास्त्र के अंतर्गत आएंगे जो है आपको धर्मसूत्र होगा, स्मृतियाँ हो जाएगा और टीकाएं होगा। तो ऑप्शन नंबर इनमें से सभी डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक को जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। तो आप सभी जानते हैं अथर्ववेद जो संबंधित है वो बिल्कुल आपको औषधि जादू से ही संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद, है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि का उपाधि देकर संबोधित किया गया है। तो ये जो अग्नि को देकर संबोधित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। देवी की उत्पत्ति के साथ साथ ऋग्वेद में अग्नि की भौतिक उत्पत्ति का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक यंत्रों की अग्नि का विशेष महत्व था, है ना। ऋग्वैदिक देवताओं में अग्नि को अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा जाता है ना। वरुण जल और समुद्र की देवता है और उन्हें रीत अर्थात प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा जाता है। सोम आर्यों का पेय था और ऋग्वेद में 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्राचीन, सबसे प्राचीन वेद है, आप सभी जानते हैं कि सबसे प्राचीन ऋग्वेद है ना। यानी भारत में वेद जो है ना भारत के सर्वप्राचीन ग्रंथ था, जिनका संकल्पना महर्षि कृष्ण देवपायन देव व्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या आप सभी जानते हैं कि 4 है। इसमें ऋग्वेद आर्य जाति के प्राचीनतम रचना है और ऋग्वेद में जो 10 मंडल है ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। सूक्त 1028 है। सामवेद मुख्यतः आपको यज्ञ से संबंधित है ना। यज्ञ के अवसर पर गाने से संबंधित मंत्रों का उल्लेखन मिलता है। यजुर्वेद यंत्रों का नियमों का पालन करना और विधि नियमों का संकल्प मिलता है, ठीक है ना। और सबसे पुराना जो वेद है वह आपको ऋग्वेद है, ठीक है। तो सबसे प्राचीन आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, झेलम नदी का वैदिक नाम क्या है। तो ये सभी नदी का वैदिक नाम और नदिया का नाम जो बिल्कुल है याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो झेलम नदी के जो वैदिक नाम है वह वितस्ता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए और सभी नदियों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे काबुल जो है ना कुब्बा आदि वैदिक नाम है। कुरम का कुरमु, एक गोमल का गोमती, स्वात का सुवास्तु, सतलज का शत्रुधि। तो ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्यास का बिपाशा पूछा हुआ है, रावी का पुरुषनी, है ना। झेलम का बितस्ता जो कि अभी पूछा गया है। इसके बाद चीनाब का है अस्किनी, ठीक है। तो ये सभी नदी जो है ना, जो कि नदी है इसका जो आपको उल्लेख मिलता है वैदिक काल वैदिक नाम से इस तरह से है। तो रावी को याद रखिएगा पुरुषनी, झेलम को पितस्ता और चिनाब को अस्किनी। नेक्स्ट इनमें से कौन सा ग्रंथ संगीत से संबंधित है। तो अभी हम लोग देखे थे स से संगीत और स से सामवेद, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सामवेद, साम मतलब होता है संगीत, गान से संबंधित है और इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह मिलता है, ठीक है ना। जो कि व्यक्ति इन मंत्रों को गाता है और उसे उगदाता कहते हैं। जो भी व्यक्ति इसको गाता है उसे नाम से जानते हैं उगदाता। सामवेद के 2 प्रधान भाग है जिसमें आर्चिक तथा गान। सामवेद में कुल जो देखिएगा ना 1875 ऋचाएँ हैं। कितना है 1875 ऋचाएँ हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस है ना, तांडय और जेमिनी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है सत्य जो आपको सत्य में जयंती है उक्त उपनिषद से ली गई है। तो ये मुंडो उपनिषद से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मुंडो उपनिषद भी, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, ऋग्वेद में कितनी मंडल है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल है ऋग्वेद में 10 मंडल है, याद रखेंगे। ऋग्वेद में कितने मंडल है 10 मंडल है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है ना। ऋग्वेद में कितने मंडल है 10 मंडल है। और यही पूछ देंगे आपको कि कितना सूक्त है, तो 1028 सूक्त है, ठीक है ना। 1028 सूक्त है इसमें, ठीक है ना। और इसमें मंत्र पूछेंगे तो 10,552 है। ये सभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, पूछे गए हैं। तो वेदों की जो संकल्पना है वो कृष्ण देवपाय और देवव्यास थे। ऋग्वेद में 2 से 7 तक मंडल सबसे प्राचीन है तथा पहला व 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त एवं
हैं और 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ये 10 हो जाएगा, मंडल 10, सूक्त 1028, ठीक है, और ऋचाएँ कहेंगे तो 10,552 है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए ये प्रश्न पूछ रहा है कि ऋग्वेदिक काल में अमाजु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो जो ऋग्वेद काल में जो है ना अमाजु शब्द का प्रयोग वह अविवाहित लड़कियों जो अपने माता पिता के साथ रहती है उसी के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। वे कन्या जो जीवन भर अपने माता पिता के साथ अविवाहित रहती है उन्हें अमाजु कहा जाता है ना। ऋग्वेदिक कालीन में स्त्रियां सभा का विदर्थ में भाग लेती थी और स्त्रियां को पुनर्विवाह यानी नियोग प्रथा का प्रचलन था। नियोग प्रथा में उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाता है ना। नेक्स्ट है ऋग्वेदिक जन सभा को न्यायिक कार्यों को संबंधित थी, तो वो आपका सभा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बौद्ध जैन भगवान एंड शैव धर्म से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं जेपीएससी में। देखिए इस प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कलानुक्रम है। तो सही कलानुक्रम है शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में धार्मिक आंदोलन के जो प्रेषणताओं का सही अगर कला नुक्रम देखेंगे तो आपको शंकराचार्य आएंगे, इसके बाद रामानुजन, चैतन्य। शंकराचार्य ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। साथ ही साथ रामानुजन ने आपको विशिष्ट देव के संस्थापक थे। चैतन्य ने गोसाई संघ की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी शंकराचार्य, रामानुजन और चैतन्य। इस तरह से याद रख लेंगे, ए से शंकराचार्य, आर से रामानुजन और सी से चैतन्य, है ना, एस आर सी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में प्रश्न पूछा गया है कि चरवाक दार्शनिक प्रणाली है ना। तो यह जो है ना लोकनायक प्रणाली भी कहा जाता है इसको। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको लोकनायक प्रणाली भी कहा जाता है। ये 7 जेपीएससी 2021 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। चार्वाक दर्शन प्रणाली एक भौतिकवादी नास्तिक दर्शन प्रणाली है और इस प्रणाली में प्रत्यक्ष प्रमाण के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, जिसमें दार्शनिक अज्ञेयवाद और धार्मिक प्रभाववाद के कई रूप में भी अपनाया गया है। इसे लोकायत प्रणाली भी कहा जाता है क्योंकि इस दर्शन प्रणाली का मानना है कि केवल संसार या लोक ही सत्य है। इस प्रणाली में संस्थापक चार्वाक भी थे और इन्होंने बृहस्पति सूत्र पर भी लेख लिखा है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकायत प्रणाली भी कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 18। आजीवक आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आपका थे मखली गौशाला, ठीक है ना, याद रखिएगा गौशाला, ठीक है ना। जीवक अगर आपको देखना है तो गौशाला में इस तरह से रिलेट कर लेंगे, डोंट माइंड इट, ओनली फॉर रिमेंबर, ओके। आजीवक भारत का एक प्राचीन धार्मिक संप्रदाय है। इस संप्रदाय के संस्थापक मखाली गौशाल थे। जैन व बौद्ध शास्त्रों में मखाली गौशाला का उल्लेख बुद्ध और महावीर प्रबंध विरोध को रूप में माना जाता है, ठीक है। देखिएगा सांख्य दर्शन कपिल, न्यायिक दर्शन गौतम, है ना, वैशेषिक दर्शन कनास, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, है ना, मीमांसा या पूर्व सीमांसा जैमिनी, है ना, वेदांत दर्शन या उत्तर सीमांत बादर रायन, ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न है शैव संतों के लेखन के समग्र को पांचवा वेद भी समझा जाता है, उपयुक्त संग्रह का नाम क्या है। तो इसको है तिरुमुराय, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें देख लेते हैं इस एक्सप्लेनेशन में कि तिरुमुराय को शैव संतों को लेखक के संग्रह का पांचवा वेद भी माना जाता है। इस वेद में भगवान शिव की स्तुति में तमिल की रचना स्रोत का संग्रह है, जिसका रचना विभिन्न संत कवियों के द्वारा 6वीं से 12वीं शताब्दी में की गई थी, ठीक है ना। साथ ही साथ शिल्पादिकरम, है ना, के रचनाकार इल्गो आदिगल, ठीक है ना, तथा मणि मेखले के रचनाकार शीतले सतनार और लोककपियम तमिल व्याकरण जिसकी रचना लोकापियर, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरुमुराय। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर है स्पूत, है ना, स्तूप में संबंधित सही है तो यह है महापरिनिर्वाण से, ठीक है। यानी महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कुशीनगर पहुंचे, जहां पे 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी जाती है। मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटकर उस पर
8 स्पूतों का निर्माण कराया, अतः महापरिनिर्वाण का संबंध स्पूत से है, यानी ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 में देखिए प्रश्न पूछा गया है कि जातक से संबंधित वर्णक सही है, तो वह है बुध के पूर्व जन्म की कथा को ही जातक कहा जाता है, जातक से संबंधित है। जातक कथाओं में बुध के शाक्य वंश के उत्पन्न होने के पूर्व के जन्मों का वृत्तांत है। महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रदर्शन कहा जाता है। गधार शैली के मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुई प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित मुद्रा का नाम है, तो वह है आपका धर्मचक्र। नेक्स्ट है बुद्ध धर्म के महायान और हीनयान है ना, हीनयान संप्रदायिकों के सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वह है देवी देवताओं की पूजा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है यमक शब्द पीतक से संबंधित है, तो वह अधिधम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देख लेते हैं इसको। यमक बौद्ध पिटक अभिधम से संबंधित है। बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक कहा जाता है। इनमें 3 भाग है ना, सुपिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। अधिधम पिटक के 7 ग्रंथ है, जिस कारण से इसे सप्तकरण कहा जाता है। 7 ग्रंथ इस प्रकार है ना, धम संगनी, विभंग, धातु कथा है ना, पुगलपनीति और कथा वस्तु, यमक और पठान पठान। सुल्तानी युग में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी, तो वह है वज्रयान, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26 है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो आप सभी जानते हैं सारनाथ में दिए थे, है ना। सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे और इसे बौद्ध धर्मों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में बोधगया के निरंजना नदी, जो कि फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था और दुखों के निवारणार्थ बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। 8 आर्य सत्य अथवा उपाय है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायामक, सम्यक समृद्धि और सम्यक समाधि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में, यानी बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है हीनयान बौद्ध साहित्य का प्रमुख ग्रंथ किस भाषा में है, बिल्कुल पाली भाषा में है। हीनयान बौद्ध साहित्य की जो रचना है पाली भाषा में की गई है और हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है ना निम्न मार्गी होता है। यह मार्ग केवल भिक्षुओं के लिए संभव है। हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है। हीनयान का साधन जो है ना पद्धति अत्यंत कठोर है ना, अत्यंत कठोर है तथा भिक्षु जीवन का हिमायती है। हीनयान का आदर्श जो है वो आपको अहर्त पद को प्राप्त करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर है, इनमें से एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है, तो आप सभी जानते हैं गौतम बुद्ध को ही बोला जाता है एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाने जाते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म आप सभी जानते हैं 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी, जो कि आधुनिक रुम्नीदय में हुआ था। उनके पिता सुधोधन और कपिल वस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे। उनकी माता का नाम माया देवी था, जो कि कोली और गणराज की कन्या थी। नेक्स्ट है दिगंबर और श्वेतांबर दो जो मुख्य संप्रदाय है किस धर्म किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है ना। आप सभी जानते हैं मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध क्षेत्र का भयंकर अकाल पड़ा और इसी काल में जैन संप्रदाय के प्रमुख भाद्रबाहु थे। अकाल के वक्त भाद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए और स्थूलभुद्र अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रुके रहे और इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिया, इसलिए इसे श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु की अनुयायी दिगंबर कहलाए। तो आप सभी जानते हैं जैन धर्म से संबंधित है दिगंबर और श्वेतांबर। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न, देखिए क्या पूछ रहा है। 30 नंबर में प्रश्न आया है कि स्पूत जहां बुद्ध अथवा उनके मुख्य शिष्यों के शारीरिक कायिक और अवशेष रखे जाते हैं वे जाना जाता है, तो शरीरिका के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए है ना। स्तूप का उल्लेख जो सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है, जहां अग्नि की उठती हुई ज्वालों के स्पूत कहा जाता है। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया और इन स्पूतों को बौद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती है, ठीक है, जिसके कारण ये श्रद्धा और उपासना के केंद्र बना है। स्पूत 4 प्रकार के बताए गए हैं।
शारीरिक, इसमें बुद्ध और उनके प्रमुख शिष्यों की अस्थियां तथा उनके शरीर के विभिन्न अंग जैसे दंत हो गया, नख हो गया, केस आदि रखे जाते हैं, उसे शारीरिक स्फूत बोलते हैं, है ना। पारिभौमिक, इसमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तु जैसे भिक्षा पात्र, चरण पादुका आसान रखी गई है, इसी को परिभौतिक कहते हैं। परिभौगिक। नेक्स्ट है उदेशिका। इस प्रकार के स्फूत महात्मा बुद्ध ने जीवन के घटनाओं से संबंधित हैं। एक नेक्स्ट है, इसके बाद चौथा में है संकल्पित और पूजाथर्क स्फूत। ये छोटे आकार के होते हैं और इन्हें बौद्ध तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किया जाता है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एक दर्शन है? तो वह है जैन मत का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन ग्रंथों की रचना इनमें से किस भाषा में हुई थी? तो यह प्राकृतिक भाषा में हुई है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्थ मगधी भाषा में लिखी गई है। बाद में अधिकांश जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई है। जैन साहित्य में आगम सिद्धांत कहा जाता है। इनके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र की गणना की है। नेक्स्ट है 16 महाजनपद। देखिए अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो लिखी गई है पाणिनि के द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर स्थित था? तो वह जो स्थित है गंगा और सोन नदियों के संगम पे स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अजातशत्रु के पश्चात उदयन और उदयभद्र मगध का राजा हुआ। जैन ग्रंथों में उसकी माता का नाम पद्मावत मिलती है। बौद्ध ग्रंथों में उसे पितृहंसा कहा गया है। ठीक है। उदयन के शासक काल ही सर्वप्रमुख घटना गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना है। ठीक है ना। और इसमें मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की है। हालांकि वज्जियों ने संभवती आक्रमण के अपने राज्य की सुरक्षा से सर्वप्रथम अजातशत्रु ने पाटली ग्राम एक जो है ना दृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी? तो वह था गिरिवृक्ष, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, पुराणों के अनुसार मगध का जो सर्वप्रथम जो आपको बृहदंत्र वंश का जो शासक था, इसी वंश का राजा जरासंध था, जिसने गिरिझर। तो चलिए हम लोग देख रहे थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो इसमें देख रहे थे पुराणों के जो अनुसार मगध में जो सर्वप्रथम बृहदंत वंश का जो शासन था, इसी वंश का राजा जरासंध था, जिसने गिरिवर्ज राजगिरी को अपनी राजधानी बनाई। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार, जो कि 544 से 492 ईसा पूर्व था, जो कि हर एक वंश से संबंधित था। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों के युग का मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो वह सूरसेन की थी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रश्न का आपको 37 नंबर, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो जो आपको है ना पेन चाओ वो हराया था, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चीनी सेनापति पान चाओ ने कनिष्क के पराजित किया था और पान चाओ 73 ईसा से 94 ईसा के बीच हिनवंश नरेश के आदेश पर चीनी तुर्किस्तान विजय पर निकला था। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 38 नंबर है, शक संबंध कब से माना जाता है? तो ये 78 एडी से माना जाता है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक विधि ग्रंथ की रचनाकार कौन है? तो वो आपको कौटिल्य है। कौटिल्य जो है ना आपको चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान पुरोहित प्रधानमंत्री कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य व विष्णुगुप्त नामों से भी जाना जाता है, और ये राजनीतिक शास्त्र के प्रकांड पंडित हैं। इन्होंने राज शासन पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कौटिल्य। नेक्स्ट है 40 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन भारत में इनमें से किस एक को नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए हैं? तो आपका कुषाण चलाए हैं, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। उत्तर पश्चिम भारत के स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन यवन राजाओं ने करवाया था, लेकिन नियमित व पूर्ण प्रचलित करने का श्रेय कुषाण राजाओं को दिया जाता है। कुषाण शासक 20 में कंफुशियस के स्वर्ण सिद्धांतों को नियमित प्रचलित शुरू किया था, और कुषाण शासक कनिष्क के बहुसंख्यक स्वर्ण सिक्के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा विभिन्न स्थानों को प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट है 41 नंबर प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी
फिरोजपुर थी। निम्न में से उसके बृहद साम्राज्य के किस स्थान से लगभग दूसरे राजधानी स्थापित किया था? तो वह आपका मथुरा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिकंदर भारत का आक्रमण हुआ था, तो यह हुआ था आपका 326 ईसा पूर्व में, है ना। सिकंदर के समय पश्चिमी उत्तर भारत की राजधानी स्थिति अजाक्ता के दौर पे गुजर रही थी और हासामनी साम्राज्य के ध्वस्त करने का प्रस्ताव 326 ईसा पूर्व में बसंत के अंत में विशाल सेना के साथ वह भारतीय विजय के लिए चल पड़ा और सिंधु नदी पार कर भारत मुनि, है ना, भारत भूमि पर कदम रखा। लगभग 2 वर्ष, है ना, 2 वर्ष के अभियान के प्रस्ताव 325 ईसा पूर्व के सितंबर में सिकंदर ने पाटल या पाटन में यूनान के लिए प्रस्थान किया और 323 ईसा पूर्व में लगभग सिकंदर की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपको 43। निम्न में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सूरदर्शन झील का निर्माण किया? तो ये जो किए हैं वो आपका पुष्यगुप्त वैशव। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम भारत में जल संसाधन के लिए चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैशव ने दूरदर्शन नामक झील का निर्माण कराया था। अशोक के समय में उसके राज्यपाल तुसापे ने झीलों से सिंचाई के लिए नहर निकाली थी। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 44 है। मौर्य इतिहास के स्रोत इंगित करते हैं कि भारत में दास्तान नहीं थी। तो ये जो इंगित करता है ना, मेगास्थनीज का इंडिका में ये इंगित करता है कि आपको जो विवरण को पता चलता है ना कि मौर्य युग में दास्तान नहीं थी। इसके अनुसार मौर्य काल में शांति तथा समृद्धि व्यापक थी। मेगास्थनीज के अनुसार समाज में 7 वर्ग थे जो कि आपको देखने को मिलेगा। दार्शनिक, है ना, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक तथा मंत्री। ठीक है। नेक्स्ट है मौर्य काल के टैक्स को छुपाने, चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो वह मृत्यु दंड। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में टेक्स्ट को छुपाने या चोरी के करने पे उसको मृत्यु दंड की सजा दिया जाता है ना। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वह कृषि ही थी। भू राजस्व उत्पादन का 6ठा भाग तय किया गया था और इसे राजस्व अधिकारी एग्रोनोई द्वारा एकत्र किया जाता था। टोल टैक्स लगभग 10% था। निम्न में से किसे रानी अभिलेख कहा जाता है? तो आपका तीसरा लघु स्तंभ लेख को रानी अभिलेख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 47 है। निम्न में से मूल पाठ प्राचीन भारत के जासूसी प्रणाली के संबंध में विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी है देता है। तो जानकारी जो देता है आपको वह आपको देता है 47 का राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना। प्राचीन भारत की जासूसी प्रणाली से संबंधित विस्तृत है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, है ना, कौटिल्य के अर्थशास्त्र। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 47 का। इसके बाद 48 देखेंगे। 48 में है संत्रिधाता मौर्य प्रशासन में निम्न में से किस विधान का प्रभारी था? तो यह था आपका कोषागार। ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए, अर्थशास्त्र के केंद्रीय प्रशासन का अत्यंत विस्तृत विवरण मिलता है। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में बटा हुआ है। प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र के 18 तीर्थों के प्रधानाधिकार का उल्लेख मिलता है ना। संधिधाता राजकीय कोषाधिकारण का प्रमुख अधिकारी होता था। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान, सेनापति युद्ध विभाग, है ना, प्रदेष्टा फौजीदारी न्याय का प्रधान और कार्मिक और उद्योग धंधों का प्रधान और व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। तो यह था खरोष्टी लिपि में। कौन लिपि में? खरोष्टी लिपि में। ठीक है। मौर्य शासक सम्राट अशोक के भारत के उत्तर पश्चिम वर्तमान में जो पाकिस्तान की शाहबादगंज और मानसेहरा में प्राप्त शिलालेखों खरोष्टी लिपि में पाई गई है। अशोक ने अभी तक 40 से अधिक अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहा लेख प्राप्त हुए हैं जिनकी भाषा प्राकृतिक है। इन अभिलेखों में लिपि जो है ब्राह्मणी है, खरोष्टी है और आर्मेनियक ये यूनानी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य के पेशेवर के निकट जो उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के जो शिलालेख थे वो आपका खरोष्टी शिलालेख है, खरोष्टी लिपि है, खरोष्टी लिपि है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। देख लीजिए एक बार अशोक के विभिन्न शिलालेखों और उनकी लिपि, जैसे तक्षशिला जो है उत्तर पाकिस्तान, लदमान अफगानिस्तान आर्मेय में है ना। सरिकुना कंधार और अफगानिस्तान जो कि यूनानी आर्मियक में है। और लघु शिलालेख स्तंभलेख गुहालेख ब्राह्मी में है।
चाणक्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो वह अर्थशास्त्र लिखे थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कनिष्ठ बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी थे? तो यह आपको कनिष्ठ के समय जो बौद्ध धर्म से स्पष्टता दो संप्रदाय में विभक्त हो गया था, हीनयान और महायान। ऑप्शन देखिएगा, तो हीनयान और महायान कनिष्ठ के बौद्ध धर्म के ही महायान शाखा में राज्याश्रय प्रदान किया तथा स्वदेशी विदेशी उसका प्रचार प्रसार करवाया। कनिष्ठ के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 52 है संगम काल से किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया? तो उन्हें बनाया गया है तो आपको अगस्त में, है ना, अगस्त। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, है ना, अगस्त्य। नेक्स्ट है आपको प्रश्न नंबर 53, है ना, तोरमाना किस जातीय दल का था? तो वो आपका हून, ऑप्शन नंबर बी, है ना, तोरमाना हून था जो कि गुप्त काल में भारत का आक्रमण किया। हून मध्य एशिया में निवास करने वाली जाति थी। यूची हूनों की एक प्रजाति है और सीथियन संघों की एक शाखा थी। अजंता की कला को इनमें से किसके सहायता दिया है ना? तो वह दिया है आपको वकाटक, ऑप्शन नंबर सी, वकाटक। नेक्स्ट प्रश्न है एलोरा में गुफाएं शैलकृति मंदिर है, तो वह हिंदू बौद्ध और जैन के है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, हिंदू बौद्ध और जैन। नेक्स्ट है 56 नंबर प्रश्न है। 56 नंबर पर एक बार देख लेते हैं। एलोरा की जो गुफा महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में बेलूर एलोरा नामक स्थान जो कि 5वीं से 11वीं शताब्दी के बीच निर्मित की गई है। इसमें कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से और गुफा संख्या 13 से 29 तक हिंदू धर्म से तथा गुफा संख्या जो है 30 से 34 तक गुफा जैन धर्म से संबंधित है, रिलेटेड है। एलोरा की गुफा 10 चैत्रगिरिन और शिल्प देवता और विश्वकर्मा को समर्पित है। यागत है कि एलोरा की गुफा मंदिरों का निर्माण और राष्ट्रकूटों के समय में किया था। इन गुफा मंदिरों को राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण का प्रथम निर्मित कैलाश गुफा मंदिर और सर्वोत्कृष्ट है। कवि कालिदास के नाम से उल्लेखन किसको हुआ था? तो वो आपको एहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट है देखिए प्रश्न यहाँ पे मिलान करना है चंद्रगुप्त वन और इनका राजा और पत्नी समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका देखिएगा यहाँ पे, तो देख लीजिए आंसर है कि चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी है कुमार देवी है, ठीक है ना। इसके बाद समुद्रगुप्त को दंता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय को कुबेर नागा और कुमार गुप्त प्रथम को अनंता देवी, ठीक है ना। तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम जो है आपका कुमार देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय जो हो जाएगा वह हो जाएगा कुबेर नामों का और समुद्रगुप्त का दंता देवी समुद्र द है ना यहाँ पे, तो दंता इस तरह से रिलेट हो जाएगा और कुमार गुप्त है यानी गुप्त है ना, त है लास्ट में, तो यहाँ पे देखिएगा तो अनंता देवी, ठीक है ना। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की है? तो कालिदास ने की है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। इन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने नवरत्नों में शामिल किया था। महाकाव्य जो कि रघु वंश और कुमार संभवतः है। खंडवंश जो कि मेघदूत और ऋतु सहाय है। नाटक जो कि अभिज्ञान शकुंतलम और मालवी का निमित्र और विक्रमोर्वशी है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपको 59, वह कौन सा गढ़वाल राजा था जिसने एक नई प्रकार की कर जो कि तुरुष्ट दंड लगाया था? तो वह चंद्रदेव, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परिहारों के बाद कनौज में वैश्व और समृद्धि को गढ़वालों ने नई जीवन प्रदान किया है। चंद्रदेव ने 1089 के आसपास पाल गोपाल के हराकर अपना आधिपत्य कनौज पर स्थापित कर लिया। चंद्रदेव ने गढ़वाल वंश की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की और तुरुंड दंड, है ना, तुरुस्त दंड नामक नया कर लगाया जो कि महत्वाकांक्षी शासक गोविंद चंद्र बंगाल के पालों में मगध के जीता। इसके पुत्र विजय चंद्र के लाहौर और तुर्की हाकिम को पराजित किया था। जयचंद्र के इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था और 1194 ईस्वी में चंद्रदावन के युद्ध में जयचंद्र और मोहम्मद गोरी को हार गया और मारा गया। नेक्स्ट है पाल और प्रतिहार समय के सीधे प्रशासित क्षेत्र में जिले को जाना जाता है, तो वह जाना जाता है विषय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है चालुक्य शासक
पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था, तो वह था ईस्वी 634, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी तीर्थयात्रा जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया वह है सुंगयुन, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चीनी तीर्थयात्री जो कि सुंगयुन 518 ईस्वी में भारत आया और इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की तथा सभी स्फूतों की यात्रा की थी। अन्य चीनी यात्रियों में फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आए। ईत्सिंगिन 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर आपको 63, निम्न में से कौन सा कवि संगीतज्ञ भी था जो कविराज अथवा कवियों के शासन के उपनाम प्रसन्नता अनुभव करता था, तो वह था आपका समुद्रगुप्त, ठीक है ना। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का महानतम शासक समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम और तिलिछवी राजकुमारी कुमार देवी ने उत्पन्न हुआ था। उसने 550 ईस्वी से 375 ईस्वी तक मगध का शासन किया था। समुद्रगुप्त युद्ध क्षेत्र में इतना स्फूर्तिवार तथा शांति के समय उसके कवि अधिक कर्मठ व स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था और विद्या का उदार संरक्षक था, जिसके कारण उसे कविराज की उपाधि भी मिला था। तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त जो कि आपको कविराज अथवा कवियों के शासन का उपनाम से प्रसन्नता अनुभव करता था। नेक्स्ट प्रश्न है 64, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं समुद्रगुप्त 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 है। यह उपाधि समुद्रगुप्त को इतिहासकार बिसेट द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा बिसेट, है ना। और अपनी विजयों के परिणाम स्वरूप समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। किस गुप्त शासक के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, तो वह आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, है ना। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 399 से 414 ईस्वी तक भारत में विभिन्न स्थानों तक भ्रमण किया था। फाहियान पंजाब होते हुए मध्य प्रदेश पहुंचा, जिसका वह विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। और यह ब्राह्मण का देश था जहाँ लोग समृद्ध और सुखी थे। फाहियान श्रावस्ती स्थित जैतवन बिहार की वह प्रशंसा करता था। पाटलिपुत्र में फाहियान अपनी वापसी यात्रा आरंभ की, चंपा हुआ करता और ताम्लुक जो कि ताम्रलिपि हुआ था। अब देखिएगा यहाँ पे जो है 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक की राजनीतिक सामाजिक स्थिति अनुलोम, है ना। अनुलोम विवाह के वर्ग किस वर्ण को होता था, तो यह होता था उच्च वर्ण को, है ना। यह प्रश्न पूछा गया है JPSC में और यह उच्च वर्ग याद रखिएगा। प्राचीन हिंदू समाज में अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों का वर्णन था। अनुलोम विवाह उच्च वर्ण का व्यक्ति अपने ठीक नीचे से वर्ण की कन्या के साथ विवाह करता था। वैदिक समाज में इस प्रकार के विवाह प्राय हुआ करते थे क्योंकि इससे वर्ण व्यवस्था के बंधन कठोर नहीं थे। अनेक ब्राह्मण ऋषियों ने विवाह को क्षत्रिय कन्याओं के साथ हुए थे। नेक्स्ट है, स्मृतियों के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते थे, तो ये 8 प्रकार के होते थे बेसिकली ना, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्मृतियों के ग्रंथों के विवाह 8 प्रकार के उल्लेखन मिलता है। इनमें से प्रथम चरण में प्रशास्त्र, ब्रह्मदेव, आर्ष और प्रजातंत्र तथा अंतिम 4 असुर, गर्भंध, राक्षस, पेशाव और प्रसव विवाह कहा गया। पूर्वी भारत के प्रमुख जो भारतीय रोमन व्यापारी के स्थान था वह था आपका ताम्लुक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, राजतरंगिणी की रचयिता कौन है, तो राजतरंगिणी के जो रचयिता है वो कल्हन है, ठीक है ना। कश्मीर कवि जो कि कल्हन तथा उनके ग्रंथ राजतरंगिणी का जो ऐतिहासिक दृष्टि सर्वाधिक महत्व है और इस ग्रंथ की रचना कश्मीरी नरेश जय सिंह ने। तो चलिए इसको देख लेते हैं फिर से। कश्मीर कवि जो कि कल्हन तथा उनके ग्रंथ जो राजतरंगिणी का जो ऐतिहासिक दृष्टि में सर्वाधिक महत्व मिला है और इसी ग्रंथ को रचना कश्मीरी नरेश ने जयसिंह जो कि आप कार्यकाल देखिएगा 1127 ईसा पूर्व से ईस्वी से 1159 के काल में हुई थी। और इसमें 8 तरंगों में कश्मीर देश का प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक का इतिहास वर्णित है। राजतरंगिणी संस्कृत भाषा के ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने का प्रथम स्फुट प्रयास है। तो राइट आंसर हो जाएगा कल्हन, राजतरंगिणी की रचना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर है, निम्नलिखित में से काल कर्मानुपात व्यवस्थित कीजिए। तो सातवाहन है, वाकाटक है और चालुक्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला में हो जाएगा आपको सातवाहन, वाकाटक और चालुक्य। तो आपको हो जाएगा ए
बी और सी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यह 7th JPSC 2021 में प्रश्न पूछा गया है, सातवाहन, वाकाटस और चालुक्य। ठीक है ना। दक्षिण भारत में देखिए सातवाहन के बारे में देखेंगे कि दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्ण नदियों की घाटी के लगभग 60 ईसा पूर्व में सीमुख ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी और इसे भारतीय इतिहास के आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। वाकाटक देखिए अजंता लेख के अनुसार वाकाटक वंश की स्थापना 255 ईसा पूर्व में विंध्य शक्ति ने की थी और यह ब्राह्मण धर्म के अनुयायी था। इनका राज्य क्षेत्र बरार जो कि आंध्र प्रदेश से मध्य प्रदेश के अधिकतम भूभाग में विस्तृत है। चालुक्य दक्षिण भारत की शासक करने वाले चालुक्य ने तीन शाखाएं थी। बदामी के चालुक्य वंश की संस्थापक पुलकेशन प्रथम और दूसरा है वेगी चालुक्य वंश का प्रथम शासक विष्णुवर्धन। ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक तेलप द्वितीय। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71। ईसा की प्रथम शताब्दी की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो वह प्लिनी है ना। प्लिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी द्वारा एल्डर की रचना की है। और हेरोडोटस को आप सभी जानते हैं द फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का पिता कहा जाता है। कल्हन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास का पुस्तक गोड़वाहो लिखी है, वह है आपको वाकपति द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गोड़वाहो 8वीं सदी का एक प्राकृतिक कवि है और प्रकृत कवि है, रचनाकार और वाकपति के प्रसिद्ध रचना है। तो यह ऐतिहासिक काव्य है जिसमें कनौज के राजा यशोवर्धन की चरित्र अंकित है और वाकपति यशोवर्धन के राज कवि थे। ऑप्शन नंबर ए। कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। सूर्य मंदिर कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी जानते हैं कि उड़ीसा में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर और यह फेमस है। यह मंदिर उड़ीसा प्रदेश के जगन्नाथपुरी जो कि 26 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम कोण से समुद्र तट तक अवस्थित है और इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 1238 से 1264 ईस्वी ने करवाया था। इस मंदिर की रचना रथ पर रूप से की गई है जिसे 7 घोड़ों द्वारा खींचते हुए दर्शाया गया है। 7 घोड़ों को 7 दिन तक प्रतीक माना जाता है और इस रथ में 12 जोड़ी चक्के लगे हैं और 12 रस्सियों का प्रतीक माना जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित है? तो आप सभी जानते हैं बिहार, राजधानी पटना। यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ना आपको बिहार में स्थित है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में अवस्थित है और इसकी स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने किए थे 770 से 810 ईसा में द्वारा की गई थी। धर्मपाल विक्रमशिला के बिहारों की स्थापना की थी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी 1203 ईस्वी में नष्ट कराया था। 1203 ईस्वी में नष्ट करा दिया गया था, याद रखिएगा बख्तियार खिलजी। अब मध्यकाल इतिहास से देखेंगे दिल्ली सल्तनत जो कि शाहनामा के लेखक इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है, पूछा हुआ है फिरदौसी। तो याद रखिएगा शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। शाहनामा नामक ग्रंथ की रचना फिरदौसी ने फारसी भाषा में की है और शाहनामा की रचना के लिए महमूद गजनवी ने शाहनामा के प्रत्येक शब्द के लिए 1 दीनार देने का वचन दिया था। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 77। निम्नलिखित में से किसने सुप्रसिद्ध साहित्यिक ग्रंथ तहकीक ए हिंद की रचना की है? तो तहकीक ए हिंद की रचना की है अल-बिरूनी, है ना। अल-बिरूनी ने किए हैं। अल-बिरूनी ईरानी मुल्क फारसी लेखक है। इसकी जो जन्म हुआ है 973 ईस्वी में ख्वारिज़्म जीवी में हुआ था और सुल्तान महमूद गजनवी के शासन 1030 ईस्वी में अपने विख्यात पुस्तक तहकीक हिंद या किताबुल हिंद की रचना की है। अल-बिरूनी का विवरण 11वीं शताब्दी में भारतीय सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ा है। प्रसिद्ध अरब विद्वान इब्न बतूता निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोरक्को की यात्री जो कि इब्न बतूता मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए 1333 ईस्वी में सिंध पहुंचा और उसी समय महमूद बिन तुगलक ने 1335 से 1351 ईस्वी में दिल्ली का शासक था। सुल्तान ने इसे विद्वता का प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में चीन जाकर मंगोल शासक से सुल्तान से दूत के रूप में भेंट करने का आदेश दिया और उसने अपनी पुस्तक रहेला में भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों का संबंध में वर्णन किया, डिजाइन किया। ठीक है।
तो इसका राइट आंसर आप सभी जान रहे हैं, इब्न बतूता। प्रसिद्ध अरब विद्वान इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक का दृश्य स्थित है? तो वह है बलवंत का मकबरा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बलवंत का मकबरा किला ए पिथौरा के दक्षिण पूर्व में स्थित है और प्रथम वास्तविक मेहराब बलवंत के मकबरा में दिखाई देता है। इस मकबरे का कक्ष वर्णाकाल और इल्तुतमिश के मकबरे में गुंबज के चौकोर कोने का गोलाई लाने के लिए जिस शैली का प्रयोग किया है उसे स्क्रीच शैली के नाम से जाना जाता है और यह मकबरा कच्छी है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा करमसम स्थित है। तो यह दिल्ली एवं अजमेर में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कुब्बत इस्लाम मस्जिद का निर्माण 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में दिल्ली के करवाया था और इससे पहले जैन था, जो कि 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इस मस्जिद का प्रांगण में 2 गुना अति कराया था, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने इस मस्जिद का विस्तार कराया था अलाउद्दीन खिलजी, और कुरान के आयत दिखाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था और यह पहले संस्कृत विद्यालय था। पहले जब 2.5 दिन का झोपड़ा था बना, उससे पहले यह संस्कृत का विद्यालय था, स्कूल था। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का तथा 2.5 दिन का झोपड़ा जो क्रमशः में स्थित है वो दिल्ली में है और अजमेर में आपको 2.5 दिन का झोपड़ा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा हुआ प्रश्न है कि जजिया सल्तनत काल के मूल रूप से एक प्रकार का गैर मुसलमान पर लगाया जाता था जिसके प्रतिफल से प्राप्त होता था। तो यह प्राप्त होता था आपको जीवन के संपत्ति की सुरक्षा और साथ ही साथ सैन्य सेवा की छूट। तो ऑप्शन नंबर ए और बी यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जजिया गैर मुसलमानों और उनके जीवन सम्मान और संपत्ति की सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला कर था, टैक्स था, ये जिसे अदा कर वे सैनिक की सेवा को मुक्त हो जाते थे। लगभग इसी प्रकार तुरुकष्टदंड नामक प्रकार के कनौज के गढ़वालों ने अपने साम्राज्य के बसे तुर्क निवासियों पर लगाया था, जो कि सल्तनत काल में जो जजिया का भुगतान करते थे उन्हें अल ए जिमा अथवा जिमी कहा जाता था। तुर्की कुलीन वर्ग तुर्कान ए चहलगानी किसने बनाया था? तो यह बनाया था इल्तुतमिश। ठीक है ना, गुलाम वंश का जो शासक इल्तुतमिश है 1211 से 1236 ईस्वी के 40 गुलामों का सरदारों का एक गुट गठन किया था और इस संगठन का नाम तुर्क ए चहलगामी रखा था और इस इतिहासकार ने इसे 40 अमीरों का दल कहा था या चालीसा कहा जाता था, इसे संबंधित किया था। बलवंत ने इस गुट को समाप्त कर दिया था। तो बलवंत चालीसा को समाप्त किया, लेकिन अगर बोलेगा कि बनाया कौन तो इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश बनाया है ना, अब बलवंत समाप्त कर दिया। तो यानी इल्तुतमिश बनाया और बलवंत मतलब क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट है किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी? तो बलवंत जो है ना सीमा विस्तार की नीति जो है पॉलिसी वो नहीं अपनाया था, यानी डोंट फॉलो। ठीक है, वो ने अपनाया नहीं था। इल्बरनी जाति के गयासुद्दीन बलवंत ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाया। बलवंत पहला सुल्तान था जिसने राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मतलब बलवंत ऐसा सुल्तान था पहला जिसने राजस्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजस्व को नियामत ए खुदाई यानी ईश्वर से द्वारा प्रदत्त और राजा के जिले इलादी यानी ईश्वर की छाया कहा। उसने मद्यपान का निषेध किया और सजदा और पाबोस जो कि ईरानी परंपरा है, सजदा और पाबोस एक प्रकार के दंडवत प्रणाम और झुक कर प्रणाम किया जाता है, उसी को सिजदा पाबोस बोलते हैं और यह ईरानी परंपरा है, यानी ईरान का यह परंपरा की शुरुआत की है। उसने स्वयं को अफरांसियान्स का वंशज घोषित किया, नौरोज त्यौहार का प्रारंभ किया और रक्त की शुद्धता और कुलीनता का विश्वास करता था। ठीक है ना, उसने दीवान अर्ज नामक पृथक सैन्य विभाग का गठन किया, लौह और रक्त की नीति के माध्यम से अपने विरोधियों को दमन किया था। लौह और रक्त की नीति के माध्यम, यह बहुत ही ठोस मतलब नीति था, है ना, तो याद रखिएगा बलवंत। नेक्स्ट प्रश्न है 84, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख्त ए वक्त के नाम से जाना जाता था या फेमस था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, आप सभी जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी उदारता के कारण, अपना प्रवृत्ति के कारण लाखों का दान करता था, जिसके कारण उसे लाख वक्त कहा जाता था। इतिहासकार मिनहाल ने उनकी दानशीलता के कारण उसे हातिम द्वितीय की संज्ञा दी है। हातिम द्वितीय की संज्ञा दी है, यानी कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य प्रारंभ करने का श्रेय भी उसी को जाता है। इल्तुतमिश है ना खिलअत का प्रमाण पत्र पाने का पहला तुर्क सुल्तान था और यह प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाया था।
बलवंत दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक सुल्तान था जिसने अपने राजस्व सिद्धांत का विस्तार पूर्वक व्याख्या किया, जिसने तुर्क प्रभावों को कम करने के लिए फारसी परंपरा पर आधारित सीधा अपाबोस अनिवार्य कर दिया था। और अभी हम लोग देखे थे सीधा अपाबोस परंपरा। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क क्या था? तो एक तुर्क गुलाम था, ऑप्शन नंबर डी। ये प्रश्न पूछा है JPSC AE में 2020 में, है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क गुलाम था, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 86, मोहम्मद गजनबी मोहम्मद गोरी का आक्रमण ने भारतीय नरेशों को सैन्य दुर्बलता को प्रकट किया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 87, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो अलबरूनी था। अलबरूनी भारत आने वाले अरबी यात्रियों का सबसे प्रमुख था, है ना। यह मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। अलबरूनी द्वारा रचित तहरीक हिंद 11वीं शताब्दी भारत के लिए चित्र प्रस्तुत करती थी। अब देखिएगा 88 में, चलिए तो प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 88, है ना। इसमें देखिएगा कि किरोरी शब्द राजस्व अधिकारी के रूप में निम्न में से किस शासक को प्रशासनिक पद्धति से संबंधित है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी, है ना। 88 का बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 88 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाय मिस्टेक आई एम सेइंग बी, ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर, है ना। यानी किरोरी शब्द राजस्व अधिकारी के रूप में निम्न में से किस शासक प्रशासनिक पद्धति से संबंधित है? तो अकबर, ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कि मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किरोरी का जो कार्यालय है वह 1574 से 1575 इसमें बनाया गया। यह राजस्व के मूल्यांकन और संग्रह दोनों का प्रभावी था। किरोरी के नियुक्ति प्रांत के दीवान द्वारा किया जाता थी और किरोरी और अनेक एजेंटों के वास्तविक संग्रह के घाटों का ऑडिट गांव को पटवारी के कागजात की मदद में किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि पर उत्पादन के 50% तक का कर दिया था? तो वह जो आपको कहा जाता है वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि पर जो टैक्स था वो 50% तक कर दिया था और सुल्तान अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी, उसे अपने सिक्कों पर अंकित कराया। अलाउद्दीन ने यामित उल खिलाफत और वह नासिरी अमीर उल मुमनिन खिलाफत का नायक की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया था? तो वह आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देख लीजिए ये प्रश्न का एक्सप्लेनेशन। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का जो गठन सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और एक संगठित सेना अलाउद्दीन की विजय आकांक्षाओं की पूर्ति एवं उसकी निरंकुरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक थी। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने सेना के पुनर्गठन में विशेष दिलचस्पी थी। नेक्स्ट है 91 प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे अलाउद्दीन खिलजी के साथ खिलजी संप्रदाय के पतन का कारण माना जाता है? तो वह माना जाता है मलिक काफूर, ऑप्शन नंबर बी। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी के साथ खिलजी संप्रदाय का पतन का कारण माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की आक्रमण नीतियों के खिलजी साम्राज्य के पतन के कारण में एक माना जाता है। तुगलक वंश, है ना। फुतूहद ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो आपको था फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अमीर ए कोही का नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 94 है राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो कि 1351 से 1388 ईस्वी तक सल्तनत काल का एक कल्याणकारी निरंकुश शासक था। मुस्लिम स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों के सहायता हेतु दीवान खैरात नामक नए विभाग की स्थापना की तथा दासों की देखभाल के लिए दीवान बगदान नामक नए विभाग की स्थापना की। उसके अतिरिक्त कट्टर सुन्नी मुसलमान फिरोज शाह तुगलक ने सरकारी राज्य खर्च के मुसलमानों के लिए मक्का मदीना की हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक था। फिरोज शाह तुगलक हिंदुओं को जिम्मी इस्लाम स्वीकार करने वाले कहा तथा हिंदू ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मिसलेनियस में देखिएगा सल्तनत कालीन में तोता ए हिंद उपनाम से विख्यात प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न सभी के समकालीन का सिवाय आपको इल्तुतमिश था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है
निम्न में से किसने गलत युग्म की पहचानी है? तो यह चिश्ती, दिल्ली और दोआब, ये सही है। तुरामवर्दी सिंध सही है। और ओलिया मध्य प्रदेश, ये गलत है। ओलिया जो आपको है दिल्ली में है। और फिरदौसी बिहार, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपको ओलिया है दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न है 97 में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन 12वीं शताब्दी के गजनी संप्रदाय के पूर्व विनाश का उत्तरदायी था? तो वह है गैर और अलाउद्दीन हुसैन, ऑप्शन नंबर ए। गजनियों ने गैर के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के भाई को पकड़कर उसे विष देकर मार दिया और उसके बदले में हुसैन शाह के गजनियों शासक बराम शाह को हराकर गजनी शहर पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है अथावान का क्या मतलब है? तो अथावन का भू राजस्व विभाग, ऑप्शन नंबर ए है ना। अथावन जो कि अठवने का मतलब होता है भू राजस्व विभाग। मध्यकाल में दक्षिण भारत में अठवने नामक भू राजस्व विभाग था, जहाँ इससे संबंधित अधिकारी तथा कागज आदि रखे जाते थे। 14वीं शताब्दी में जावा की पुस्तकों ने जम्बू द्वीप किस देश को कहा जाता है? तो वह आपको भारत को कहा जाता है ना। जम्बू कहाँ गया है? 14वीं शताब्दी जावा को पुस्तक भारत को जम्बू द्वीप कहा है। संस्कृत के जम्बू द्वीप का मतलब जम्बू के पेड़ उगते और प्राचीन समय में भारत में रहने वाले लोगों की जम्बू द्वीपवासी कहा जाता था। नेक्स्ट है 100 नंबर प्रश्न है, मध्यकाल में सरकार का संगम संरचना थी, यह विलय था। वो आपको फारसी, अरब और तुर्क, मंगोल और भारतीय तथ्यों में, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये जेपीएससी 2021 में प्रश्न पूछा था। मध्यकाल की सरकार की एक संग्रह संरचना फारस, अरब, तुर्की, मंगोल और भारतीय तत्वों के मिश्रण था। और फारस की खाड़ी जो कि अरब देशों में आए मुस्लिम शासकों और तत्पश्चात मंगोलों, तुर्क, मंगोल तथा तत्कालीन भारत शासक पद्धति में सम्मिलित के परिणाम स्वरूप मध्यकाल की सरकार या शासन प्रणाली निर्माण हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। हम लोग 100 प्रश्न देखे जो कि जेपीएससी में पूछे हुए प्रश्न है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।